हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल पर, जिसमें हम कर रहे हैं 50 डेज की सीरीज, है ना। जो हमारी ये सीरीज है उसकी आज हम करेंगे क्लास नंबर 21। कल हमने 20 जो है डेज सीरीज जो है 20 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ेंगे 21 क्लास को। तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज, और जो है अपनी तैयारी थोड़ा सा और ज्यादा मजबूत करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। पहला है, भारत में श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है दूध उत्पादन, बी है खाद्य उत्पादन, सी है ग्रामीण विकास, डी है औद्योगिक विकास। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, श्वेत क्रांति भारत में दूध उत्पादन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी द्वारा शुरू की गई, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है ना। तो श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूध उत्पादन को बढ़ाना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सबसे अधिक कैल्शियम किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? देखिए, भारत में सबसे ज्यादा कैल्शियम किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है दूध, बी है मछली, सी है बादाम, डी है पालक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दूध, है ना। दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। और एक चीज है कि मलाई उतरा हुआ जो दूध होता है, बिल्कुल फैट रहित होता है, उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है ना। दूध कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है, और ये क्या करता है? तो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है ना, इसमें ये मदद करता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के अमीनो एसिड्स आवश्यक होते हैं? ऑप्शन ए है हमारा 10, बी है 8, सी है 9, फिर अगला ऑप्शन है 11। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 9, है ना। मानव शरीर के लिए 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स आवश्यक होते हैं, बहुत ही ज्यादा। और ये जो है क्या होता है, जिन्हें भोजन से प्राप्त किया जाता है। हम ये हमारे शरीर में बनते नहीं है, तो इनको हमको बाहर से लेना पड़ता है। और 10 होते हैं, कौन से 10 होते हैं? अनावश्यक। ठीक है, तो ये इनका क्या होता है? तो इनका हमारे शरीर में निर्माण हो जाता है, हमको इनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि जो हमारे आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं उनको हमको बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीपीए किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। 1986, 1992, 1998, फिर है 2002। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1986, है ना। सीपीए 1986 उपभोक्ताओं को उनके अधिकार प्रदान करता है और सेवा एवं उत्पाद में गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। ये सारी चीजें भी हैं। तो ये सीपीए क्या करता है? ये कब लागू हुआ था? तो ये जो है आपका 1800 सॉरी 1986 में। अन्य चीजें समझ लेते हैं। तो ये कब? तो ये हुआ था हमारा, अभी हाल ही मनाया गया 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर सन 1986 को। और ये क्या है? तो ये भारत में उपभोक्ता संरक्षण दिवस है ना। भारत में हम ये अपने भारत का है ना राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी कह सकते हैं। और ये जो है देश में कब मनाया जाता है पूरे? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, सॉरी जो है अमेरिका में कह सकते हैं। फिर विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, 15 मार्च 1962 को ये जो है अधिनियम लागू किया गया, तो ये अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। और 24 दिसंबर सन 1986 को हम क्या करते हैं? ये हमारा भारत में संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना। ठीक है, अनेक प्रकार के इसमें अधिकार होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या किया था? विधेयक पारित किया था 15 मार्च 1962 को। तब से ही हम ये बना रहे हैं। इसमें क्या होता है? तो अधिकार होते हैं, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, है ना। तभी से अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। ये आप लोग डेट याद रखेंगे।
4 अन्य और अधिकार हैं, छत पूर्ति का अधिकार, बुनियादी अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, है ना, ये सारी चीजें हैं। चलिए फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। सॉरी, अगला प्रश्न है घरेलू बजट बनाते समय कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो हमारे ऑप्शन है आय और व्यय का संतुलन, बी है खर्च की प्राथमिकता, सी है बचत, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, है ना। आय और व्यय का संतुलन हम कैसे करेंगे? तो खर्च की प्राथमिकता और बचत भी करेंगे। सभी जो है बजट बनाने में हमें क्या करते हैं? अहम भूमिका निभाते हैं ना। जब हम बजट बनाते हैं तो उसका जो प्रबंधन करते हैं या कह सकते हैं मैनेजमेंट जब हम करते हैं मनी मैनेजमेंट का, तो उसमें हम इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट को बनाते हैं। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। फसाई का मुख्य कार्य क्या है ना? FSSAI फसाई का मुख्य कार्य क्या है? तो देख लेते हैं क्या कार्य है। ए है ऑप्शन खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना, बी है स्वास्थ्य जांच करना, सी है व्यापार का प्रचार करना, डी है कृषि अनुसंधान करना। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना, है ना। फसाई क्या करता है? तो खाद्य सुरक्षा मानकों को ये सुनिश्चित करता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी है, याद रखिएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए जिम्मेवार होता है। फिर चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। शिशु के मानसिक विकास में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है ना? कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो देख लेते हैं अपने ऑप्शन हम। ए है अनुवांशिकता, बी है पोषण, सी है सामाजिक वातावरण, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, है ना। ये सारी चीजें जितनी भी हैं वो शिशु के मानसिक विकास में क्या करती हैं? तो ये प्रभाव डालते हैं ना। अनुवांशिकता भी, पोषण भी, सामाजिक वातावरण भी, इसलिए सारी चीजें प्रभाव डालती हैं। अतः हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। मानसिक विकास में अनुवांशिकता, पोषण और सामाजिक वातावरण का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। फाइबर को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? फाइबर को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? देखिए हमने पढ़ाया है, टेक्सटाइल की हमारी पहली क्लास है, पहली दूसरी इसी से संबंधित हमने स्टार्ट किया है। क्या है ऑप्शन? प्राकृतिक और सिंथेटिक, बी है सेलुलोजिक और प्रोटीन, सी है दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, है ना। ए और बी दोनों प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं रेशों का, है ना। फाइबर को प्राकृतिक, है ना, इसमें क्या होता है? कपास, रेशम। सिंथेटिक में नायलॉन, पॉलिस्टर या उनकी संरचना के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं, है ना। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए आप जानते ही है ना कि जो है क्या आता है। तो जो हमारा प्राकृतिक हो गया, है ना, तो प्राकृतिक में क्या क्या होता है? तो प्राकृतिक में हमारे हो जाते हैं जैसे कपास हो गया, रेशम हो गया, लिनन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, मनीला, अबाका और जो है और रेशम, जितने भी ये सारे हैं वो प्राकृतिक में आते हैं। अब इसी में जैसे इसमें कुछ वनस्पत जगत से होते हैं और कुछ किससे होते हैं? तो वो प्राणिज जगत से होते हैं। जैसे रेशम हो गया, ऊन हो गया, ये कहाँ से होता है? तो ये रेशम और ऊन कहाँ से मिलता है? तो ये आपको मिलता है प्राणिज से, ठीक है। प्राणिज से क्या मिलता है? तो रेशम हो गया आपका और ऊन हो गया। और जो है प्राकृतिक में जब वो वनस्पत की बात आती है तो यहाँ पर कपास हो गया, लिनन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, ये सारी चीजें। और फिर जानतो में आपको हमने बता दिया। फिर होता है खनिज से जो मिलता है वो होता है आपका एस्बेस्टस हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इस तरह से। फिर जब बारी आती है सिंथेटिक की तो इसमें आ जाएगा आपका नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, डिक्रॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, इस तरह के जितने भी होते हैं वो आते हैं। सेलुलोजिक में आपका रेयान हो गया क्योंकि वो सेलुलोजिक में आता है। इस तरह से हम जो है क्या करते हैं? उनकी संरचना के अकॉर्डिंग हम उनका वर्गीकरण करते हैं फाइबर का। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। एनीमिया, घेंघा, स्कर्वी, पेलाग्रा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घेंघा। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिससे घेंघा रोग होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 0 से 6 वर्ष के बच्चे के विकास की निगरानी के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है ना? तो देख लेते हैं इसकी देखभाल के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। ऑप्शन ए है आंगनबाड़ी योजना,
फिर अगले ऑप्शन हमारे हैं बाल विकास योजना, फिर है राष्ट्रीय पोषण मिशन, डी है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज सॉरी ICDS। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS। ठीक है, ICDS बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा का समग्र विकास सुनिश्चित करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1975 में। ठीक है, ICDS की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और अन्य समग्र या सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करती है संस्था। फिर चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, डेयरी उत्पादकों के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतन तापमान क्या है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस, फिर बी है 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, सी है 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस, हमारा डी है 6 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस। तो डेयरी उत्पादों के लिए हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक ये हमारा उपयुक्त जो हो जाएगा। डेयरी उत्पादकों में ताजगी बनाए रखने के लिए 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान उचित होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में सहकारिता आंदोलन किस क्षेत्र से जुड़ा है। हमारे ऑप्शन है कृषि, डेयरी, बैंकिंग, सभी, उपरोक्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। ये सारी चीजें हमारी सहकारिता आंदोलन से जुड़ी हुई। सहकारिता आंदोलन ने कृषि, डेयरी और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कुपोषण के कारण बच्चों में किस रोग की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन ए है डायरिया, बी है निमोनिया, सी है रात में अंधापन, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि कुपोषण के कारण ये सारी संभावनाएं बच्चों में बढ़ जाती हैं। देख लेते हैं, कुपोषण बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे इन रोगों का खतरा बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्रॉस कंट्री ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, शारीरिक सहन शक्ति बढ़ाना, बी है मानसिक कौशल बढ़ाना, सी है सामाजिक कौशल विकसित करना, डी है खेल कौशल सुधारना। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाना, है ना। क्रॉस कंट्री ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है शरीर की सहन शक्ति और शारीरिक फिटनेस को सुधार करना, और ये इसमें कार्य करती है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ऑप्शन है मिट्टी रहित खेती, बी है जल संरक्षण तकनीक, सी है जैविक खेती, डी है नई खाद्य तकनीक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिट्टी रहित खेती, है ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स एक तकनीकी है जिसमें पौधों को पोषक तत्व युक्त जल में उगाया जाता है, इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। फिर चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने हंगर इंडेक्स की अवधारणा प्रस्तुत की, है ना, इसकी हंगर इंडेक्स की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ऑप्शन देख लेते हैं, फाओ, फिर है यूनिसेफ, फिर है IFPRI, फिर है WHO। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, IFPRI ने जो है हंगर इंडेक्स को प्रस्तुत किया। अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने भूख और पोषण की स्थिति का आकलन करने के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स विकसित किया। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न, कपड़ों की रंगाई में फिक्सिंग एजेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, रंग को स्थायी बनाने के लिए, रंग को हल्का करने के लिए, सी है कपड़े को मुलायम बनाने के लिए, डी है कपड़े की ताकत बढ़ाने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 रंग को स्थायी बनाने के लिए, है ना। फिक्सिंग एजेंट रंग में क्या करता है, रेशे में स्थायी रूप से रंग को बांध देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन है विटामिन ए की कमी, सी की कमी, प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन ए की कमी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए की कमी से
क्या होता है, तो ये हमारा रेटिना प्रभावित होता है, जिससे रात में देखने में समस्या होती है। इसी को हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। घरों में इस्तेमाल होने वाले पॉलिस्टर फाइबर का मुख्य गुण क्या है? भाई क्या पूछ रहा है, पॉलिस्टर फाइबर का मुख्य गुण। तो चलिए देख लेते हैं अपने ऑप्शन। लोचदार, पानी सोखने की क्षमता या सक्षम है, फिर है सिकुड़ने के प्रति प्रतिरोधी, डी है बायोडिग्रेडेबल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिकुड़ने के प्रति प्रतिरोधी है ना। पॉलिस्टर में क्या होता है, यह ऐसा टिकाऊ हुई होता है और धुलाई के दौरान ये सिकुड़ता भी नहीं है, इसलिए इसकी जो है केयर करना आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किस योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है ना। प्रश्न क्या कह रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किस योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। बाल सुरक्षा योजना, बी है जननी सुरक्षा योजना, फिर अगला ऑप्शन है आईसीडीएस योजना, डी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आईसीडीएस योजना है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या होता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इसमें क्या होता है आईसीडीएस के तहत पोषण और बच्चों के विकास से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO द्वारा स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम प्रति व्यक्ति जल की सिफारिश कितनी है। मतलब WHO ने प्रति व्यक्ति के प्रति जो है न्यूनतम कितनी जल की सिफारिश की है कि उसको इतनी आवश्यकता होती है। ऑप्शन देख लेते हैं अपने। ए है 20 लीटर, बी है 50 लीटर, सी है 100 लीटर, प्रतिदिन के हिसाब से पूछा जा रहा है यहाँ पर डाटा, डी है 150 लीटर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 50 लीटर। ठीक है, 50 लीटर प्रति व्यक्ति आवश्यकता होती है। WHO के अनुसार स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्रति व्यक्ति 50 लीटर जल की आवश्यकता होती है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। किस विटामिन को सूरज की रोशनी का विटामिन कहा जाता है। ऑप्शन हमारे हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी है ना, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन डी शरीर में सूरज की रोशनी के संपर्क से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक मिनट। कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए थ्रेड काउंट का उपयोग किसमें किया जाता है। ऑप्शन ए है बुनाई की मजबूती, बी है कपड़े की मुलायमता, सी है कपड़े की सांस लेने की क्षमता, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बुनाई की मजबूती है ना। थ्रेड काउंट का उपयोग किसमें करते हैं, कपड़े की मजबूती को हम जान लेते हैं, क्योंकि जितनी क्या होगा, जितनी ज्यादा सघनता होगी, ठीक है, धागों की या थ्रेड की सघनता जितनी अधिक होगी उतना ही ज्यादा कपड़े में मजबूती होगी। ये इतना आप लोग जानिए है ना। थ्रेड काउंट कपड़े के प्रति वर्ग इंच में धागों की संख्या को दर्शाता है, बुनाई की गुणवत्ता को परिभाषित करता है। भाई प्रति इंच क्या होगा, प्रति इंच बराबर क्या होगा, धागों की संख्या। तो इससे क्या होगा, कपड़े जो सघनता पता चलेगी तो कपड़े को मजबूती और उसकी गुणवत्ता को परिभाषित करना आसान होगा। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सॉरी, किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए THS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण है ना। किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। शॉर्ट में क्या कह दिया गया है, THS है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का परीक्षण। तो देख लेते हैं ऑप्शन। नवजात शिशु 2 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1 नवजात शिशु है ना। नवजात शिशु में ही हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का परीक्षण करते हैं। नवजात शिशुओं में थायराइड की जांच और उनके शरीर और मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा रोग आयरन की अधिकता के कारण होता है। देखिए अधिकता को पूछा जा रहा है, अभी तक की हम पढ़ रहे थे कमी से एनीमिया रोग। अब देख लेते हैं अधिकता। ए है एनीमिया, तो बिल्कुल होगा ही नहीं,
बी है हीमोक्रोमेटोसिस, सी है स्कर्वी, डी है पेलाग्रा। तो भाई ये भी होता है विटामिन बी से, स्कर्वी होता है सी से, एनीमिया होता है। कमी से तो बचता क्या है, बी, है ना। हीमोक्रोमैटिस, अब जैसे हमें नहीं पता था हीमोक्रोमैटिस होता है रोग, फिर भी हमने ऑप्शन को देख करके थोड़ा सा दिमाग लगाया और आंसर पता कर लिया, है ना। हीमोक्रोमैटिस इस आयरन के अधिक संचय के कारण होता है, जो लीवर व अन्य अंगों को प्रभावित करता है। इस तरह से क्या होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा, है ना। चलिए फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा में पार्टिसिपेटरी लर्निंग का उद्देश्य क्या है। पार्टिसिपेटरी लर्निंग से क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग, बी है पारंपरिक विधियों को अपनाना, सी है पाठ्यक्रम को संकुचित करना, डी है व्यक्तिगत विकास को हतोत्साहित करना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग, है ना। पार्टिसिपेट लर्निंग से होगा ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग। पार्टिसिपेट लर्निंग छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान, अनुभव के माध्यम से ज्ञान सीखने का अवसर प्रदान करती है शिक्षा में, है ना। तो ये सारी चीजें उनको मिलती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो सबसे ज्यादा प्राकृतिक स्रोत क्या है, आइए चलिए देख ले चलते हैं। ऑप्शन ए है ज्वालामुखी, बी है महासागर, सी है वनों की कटाई, डी है कोयले का उपयोग, है ना। तो कोयले का उपयोग, तो इसमें हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, महासागर, है ना। महासागर में क्या होता है, महासागर से प्राकृतिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो कि क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसों में जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। और इससे क्या हो रहा है, हमारी ओजोन जो परत है उसमें जो एक छिद्र होता जा रहा है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इससे और क्या समस्याएं आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं आ रही हैं, है ना। तो ये जो है एक तरह से हमारी नेचर का बहुत ज्यादा कह रहे हैं नुकसान पहुंचा रही हैं ये सारी गैस से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सॉरी, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 28, महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे बड़ा आम कारण क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। विटामिन डी की कमी, बी है प्रोटीन की कमी, सी है कैल्शियम की कमी, डी है हार्मोनल असंतुलन, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्मोनल असंतुलन। ऑस्टियोपोरोसिस में यही समस्या आती है रजोनिवृत्ति के बाद, यानी कि मीनोपॉज के बाद महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के कारण हड्डियों की घनत्व कम हो जाता है। उसके अलावा मतलब विटामिन डी की कमी तो होती ही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका डी होगा। तो जब ये सारी चीजें डिसबैलेंस होती हैं तो हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस आपको देखने को मिलता है। इसमें हड्डियों में खटखट की आवाज तरह आने लगती है और ये अधिकतर बहुत ज्यादा बड़ी समस्या महिलाओं में देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन हमारे हैं पास्चराइजेशन, होमोजेनेशन, फ्रीजिंग, स्टरलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन प्रक्रिया में दूध को गर्म कर उसमें उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है और 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। ये चीज ध्यान रखिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सामुदायिक विकास की पहली योजना भारत में कब शुरू हुई। ऑप्शन ए है 1947, 1952, 1957, फिर है 1962। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सामुदायिक विकास योजना 1952 में ग्रामीण भारत के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू की गई। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गोल्डन राइस में किस विटामिन को बढ़ाने के लिए संशोधन किया गया। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए की कमी से निपटने के लिए बीटा कैरोटीन को जोड़ा गया, जो विटामिन ए में परिवर्तित होता है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोविटामिन भी कहते हैं विटामिन ए को। इसमें क्या होता है, जितनी भी चीजें जो हम खाते हैं
वनस्पति जगत से, वो बीटा कैरोटीन के रूप में हमको मिलती हैं। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। फूड वेव का मुख्य कारण क्या है? ऊर्जा प्रवाह को बनाए रखना, बी है प्रदूषण को कम करना, सी है खाद्य उत्पादन बढ़ाना, डी है जैव विविधता को समाप्त करना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा प्रवाह को बनाए रखना, है ना। फूड वेव परिस्थिति की तंत्र में ऊर्जा और पोषण के चक्र को बनाए रखता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जीआईपीएफ का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए एक्सटेंशन एजुकेशन का। चित्र संग्रह, एनिमेशन, डेटा एंट्री, फिर है वेबसाइट डिजाइन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिमेशन में, है ना। जीआईएफ प्रारूप मुख्य रूप से एनिमेशन और छोटे वीडियो क्लिप दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। पोषण में ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्या महत्व है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है भोजन की कैलोरी स्तर मापना, बी है रक्त में शर्करा स्तर पर भोजन के प्रभाव को मापना, सी है प्रोटीन की गुणवत्ता को मापना, डी है वसा के स्तर को मापना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रक्त में शर्करा स्तर पर भोजन के प्रभाव को नापना, है ना। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यह बताता है कि खाद्य पदार्थ कितनी तेजी से रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? ऑप्शन ए है रेशम, बी है नायलॉन, सी है कपास, डी है ऊन। तो देखिए क्या पूछ रहा है? सिंथेटिक फाइबर। तो रेशम भी आपका प्राकृतिक है, कपास भी प्राकृतिक है, ऊन भी प्राकृतिक है। और ऊन कहाँ से है और रेशम कहाँ से? तो ये आपका है प्राणिज जगत से। कपास क्या है? तो ये है वानस्पतिक, ठीक है, वनस्पतिक जगत से है। बच क्या रहा है आपका? नायलॉन। तो नायलॉन आपका आंसर हो जाएगा। नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है जो रसायनों के माध्यम से कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार बच्चों के लिए डब्ल्यूएचओ की वृद्धि मानक योजना किस वर्ष लागू हुई? सबसे पहले आप देख लीजिए डब्ल्यूएचओ की स्थापना तो ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। तभी से हम क्या मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसको मनाते चले आ रहे हैं, ठीक है। अब अपने ऑप्शन देख लेते हैं कि बच्चों के लिए डब्ल्यूएचओ की वृद्धि मानक योजना किस वर्ष लागू हुई? तो ये 2003, 2006, 2008, 2010। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 2006। डब्ल्यूएचओ ने 2006 में बच्चों की वृद्धि और पोषण की मानक योजना लागू की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कपड़े की एंटी पिलिंग तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है कपड़े की झुर्रियां बचाने के लिए, कपड़े के खिंचाव को बचाने के लिए, कपड़े पर गांठें बनाने के लिए, रोकने के लिए, कपड़े को रंगहीन होने से बचाने के लिए। तो करेक्ट आंसर एंटी पिलिंग का हम तकनीक का उपयोग किस लिए करते हैं? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपड़े पर गांठें बनने से रोकने के लिए। देखा होगा आपने कभी, जैसे कपड़े होते हैं आपके कंबल वगैरह, बेडशीट हो गए या जैसे उलन के कपड़े, तो उसमें छोटी छोटी गांठें, या आप जैसे मतलब कह दीजिए कह रहे हैं तो कि रोए टाइप में निकल आते हैं, वही चीज। तो एंटी पिलिंग तकनीक से कपड़ों पर जो इसकी सतह होती है उस पर छोटी छोटी जो फाइबर की गांठें बन जाती हैं या रोए निकल आते हैं, उसको रोकने के लिए ये एंटी पिलिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सबसे पहले आईसीएआर का फुल फॉर्म समझ लीजिए, इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर अब ऑप्शन देख लेते हैं, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीए का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह कृषि अनुसंधान के लिए प्रमुख रूप से संगठित है। फिर अगला प्रश्न है, डबल फोर्टिफाइड साल्ट में आयोडीन के साथ कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। डबल फोर्टिफाइड साल्ट, ध्यान रखिएगा, तो आयोडीन के साथ क्या कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर हमारा होने चल रहा है ऑप्शन नंबर बी, आयरन। डबल फोर्टिफाइड साल्ट में आयोडीन के साथ आयरन को जोड़ा जाता है ताकि एनीमिया और आयोडीन की कमी को दूर किया जा सके। फिर देखिए आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न,
ट्रिप्सिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है, चलिए ये देख लेते हैं। अपनी सीरीज का आखिरी प्रश्न, ए है यकृत, बी है अग्नाशय, सी है गुर्दे, डी है अमाशय। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय, है ना। ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ट्रिप्सिन कहाँ, तो ये अग्नाशय द्वारा यानी कि आपके पेनक्रियाज द्वारा स्रावित होता है और प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी आज जो है क्या क्या पूरे जो है हमारी आज की सीरीज, कल भी 35 क्वेश्चन आपको थे, 30 जो है क्वेश्चन की सीरीज जो हम चला रहे हैं 50 डेज की, उसमें कल थे 35 और आज 40 क्वेश्चन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक आध क्वेश्चन शायद रिपीट हुए हो, अन्यथा सारे क्वेश्चन नए थे, अलग अलग टॉपिक से हमने इनको बनाया है पीडीएफ को। तो चलिए फिर इसी के साथ फिर हम जो है कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, और या तो फिर हो सकेगा तो जो भी टॉपिक्स बचे हैं हमारे टेक्सटाइल की ब्रांच वाइज डिवीजन में, उसकी पीडीएफ अगर समय मिल पाया तो उसकी पीडीएफ बना करके उसको भी हम कंप्लीट करने के साथ ही अगला सेशन स्टार्ट करेंगे। अगला हमारा टॉपिक होगा एक्सटेंशन एजुकेशन या फिर हेल्थ साइंस, जो मुझे लगेगा उचित, क्योंकि होम मैनेजमेंट टेक्सटाइल हमने बहुत कुछ चीजें पढ़ ली हैं, तो इसलिए अब हम ये जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो फिर चलिए, और हमने अपनी ये जो 20 जो है सीरीज कंप्लीट कर ली और आज ये 21 नंबर की क्लास है, और आप लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा हमें सहयोग दिया है, बहुत सारा ध्यान दिया है, इसके लिए आप लोगों को थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।